नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएसपी के बारे में। कैसे ये एमएसपी जिसकी डिमांड की जा रही है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और घातक होती है एक आम किसान के लिए। यहाँ पर इस पूरी वीडियो को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स का यूज़ करेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स के साथ इस पूरी वीडियो को समझेंगे, जिसके अंदर हम जो किसान की बात कर रहे हैं वो एक आम किसान है, एक ऐसा किसान जो सिर्फ खेती करता है, एक ऐसा किसान जिसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ऐसा किसान जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच ज़्यादा नहीं है। ऐसे एक आम किसान के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं एमएसपी क्या चीज़ है। देखिए, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक ऐसी प्राइस होती है जिस पर गवर्नमेंट जो किसान है उसको आप कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ एक कंट्री के अंदर हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए जो भी सरकार है वो एमएसपी पर किसान से जो भी फसल है उसकी वो ख़रीदती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी किसान ने गेहूँ उगाया तो गेहूँ को उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए साथ ही साथ हेल्थ कंडीशंस के अंदर सुधार करने के लिए सरकार इसको ख़रीदती है किसान से। अब सरकार एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करती है कि इस प्राइस पर हम गेहूँ को ख़रीदेंगे। जैसे 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हम मान के चलते हैं, तो 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार बोलती है कि हम इस जो एक प्राइस है इस प्राइस पर हम ख़रीदेंगे ये जो भी आपकी फसल है उसको। तो ये होती है एमएसपी। अब देखिए, एमएसपी जो होती है इस एमएसपी को सरकार कैसे यूटिलाइज़ करती है, मतलब सरकार ने जो भी एमएसपी के थ्रू जो भी अभी तक कलेक्ट किया है, जैसे जो भी फसल थी, गेहूं की हमने बात की, गेहूं, चावल, अलग अलग फसलें हैं, तो इन फसलों को जो सरकार ने ख़रीदा है इस सरकार अब इन फसलों को कैसे यूज़ करती है? तो दो तरीके से सरकार इसको यूज़ करती है। सबसे पहला तरीका होता है पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करना। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें देश के अंदर हेल्थ कंडीशन को सुधारने के लिए और साथ ही साथ कई सारी सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं के लिए सरकार एमएसपी से खरीदे हुए जो भी फसल है उसको यूज़ करती है। जैसे कि एक इसका एग्जांपल है राशन व्यवस्था। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं। अब राशन व्यवस्था के अंदर हम देखें तो सरकार क्या करती है, सरकार एमएसपी पर जो भी चीज़ खरीदी उसने, जैसे गेहूँ और चावल मुख्यतः बात करते हैं, तो गेहूं और चावल सरकार ने खरीदा पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू सरकार राशन, जो भी राशन लिस्ट के अंदर लोग रजिस्टर्ड है उन लोगों तक राशन देती है, जो कि एक फिक्स्ड होता है, जैसे 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, इस तरीके से वो फिक्स होता है। तो सरकार जो पहला यूज़ करती है वो ये पीडीएस के थ्रू इस जो भी उसने कलेक्ट किया उसको बांटने का काम होता है। दूसरा जो इसका यूज़ होता है वो होता है फॉरेन एड की तरह, मतलब किसी देश के अंदर अगर भुखमरी आ गई या किसी देश के अंदर मान लीजिए अकाल पड़ गया, पानी नहीं था, फसल नहीं उग पाई, तो वहाँ को एड, हेल्प की तरह भेजती है सरकार कि हम आपकी सहायता करते हैं। जैसे कई सारे देशों के अंदर अभी हम देखें तो युद्ध की स्थिति है, तो युद्ध की स्थिति में भी सरकार एक्सपोर्ट करती है और इन देशों को भेजती है। ये एक सिर्फ हेल्प के लिए होता है, तो इससे कोई रिटर्न नहीं मिलता। एक और यूज़ होता है एक्सपोर्ट का। सरकार कभी कभी ये जो भी फसल कलेक्ट होती है इसको एक्सपोर्ट करती है, पर एक्सपोर्ट के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो नामात्र होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दो तरीके जो मेन हैं उससे सरकार जो भी एमएसपी से कलेक्ट हुआ उस कलेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो दो तरीके। एक तरीका होता है पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो कि नॉर्मल लोगों को राशन व्यवस्था के अंदर बांटा जाता है, और दूसरा जो होता है इसका वो होता है फॉरेन एड की तरह, दूसरे देशों को हेल्प की तरह भेजना। तो ये दो यूज़ होते हैं जो भी एमएसपी से कलेक्ट होती है फसल उसका। अब जानते हैं कि इस एमएसपी से सरकार को सबसे पहले क्या नुकसान है। तो देखिए, सरकार जो होती है वो पूरी एमएसपी के अंदर नुकसान झेलती है, क्योंकि मैंने जैसे बात की गेहूँ की, तो गेहूँ ने सरकार ने खरीदा 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब सरकार इसको पीडीएस के थ्रू बांटेगी या फॉरेन एड भेजेगी, जो इसका दो मेन जो यूटिलाइजेशन है, जैसे सरकार यूज़ करती है इसको। तो अगर पीडीएस के थ्रू बांटती है तो ये फ्री होता है। जैसे राशन व्यवस्था के अंदर है, तो राशन व्यवस्था के अंदर जो भी राशन लिस्ट के अंदर लोग रजिस्टर हैं उन लोगों को फ्री में ये चीज़ें दी जाती हैं, ताकि कंट्री की हेल्थ कंडीशन सुधरे और हेल्थ इंडेक्स में अच्छा देश कर सके, इसके लिए किया जाता है। तो राशन व्यवस्था की अगर हम बात करें, जैसे 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ खरीद रही थी और लगभग इतना ही अगर हम चावल का मान लेते हैं, तो अब सरकार यहाँ पर क्योंकि फ्री में बांट रही है तो यहाँ पर सरकार को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। एक व्यक्ति को अगर एक माह में, एक महीने में अगर एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ दिए जाते हैं तो इसका कुल बैठता है 90 रुपये के लगभग,
वहीं चावल का भी अगर हम मिला लें तो लगभग 180 रुपये, 2 फसलों का मैं बता रहा हूँ मेन लेकर के, बहुत सारी चीज़ें, दाल भी होता है, पर वो हम बात नहीं कर रहे, गेहूँ और चावल की बात करते हैं। तो अगर सरकार ने यहाँ पर 180 रुपये एक व्यक्ति पर एक महीने का खर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि साल का, और फिर कितने सारे लोग राशन लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ये करोड़ों में है आंकड़ा। तो इसलिए यहाँ पर सरकार को करोड़ों का लॉस होता है, क्योंकि सरकार इन लोगों से कुछ ले नहीं रही है। दूसरा था फॉरेन एड की तरह भेजना। अब यहाँ पर जो फॉरेन एड की तरह दूसरे देशों को भेजा जाता है, वहाँ से भी सरकार को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो हेल्प की तरह भेजा जा रहा है। अगर कभी हमारे को ज़रूरत होगी तो वो सरकार हमें भी हेल्प करेगी। जो ये एक्सचेंज, ये एक फॉरेन पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स है, कि अगर हमने हेल्प किया तो हमें भी इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो वो दूसरी कंट्री हेल्प करेगी। तो ये ऐसा कोई साइन नहीं होता है इस पर, ऐसा नहीं है, बट ये एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरीके से ये होती है। तीसरा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला था, तो अगर सरकार एक्सपोर्ट करती है कुछ चीज़ तो सरकार को वहाँ बहुत प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ऐसा नहीं है। सरकार वहाँ लगभग न्यूट्रल रहती है, क्योंकि अगर देखें कभी कभी ये फसल, जो मैंने 18 रुपये प्रति किलो की बात की गेहूँ की, वो कभी 22 हो जाता है तो सरकार को 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रॉफिट हो जाता है। अगर यही कभी नेगेटिव में चला गया, मतलब 15 रुपये हो गया, तो यहाँ सरकार को लॉस देखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ इतना प्रॉफिट लॉस नहीं होता, और एक्सपोर्ट पर कुछ ज़्यादा भेजा भी नहीं जाता। जो मेन है वो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन में भेजना। तो सरकार को यहाँ पर 180 रुपये के लगभग एक व्यक्ति पर एक महीने का खर्चा होता है, तो ये यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो एमएसपी से जो कलेक्ट किया गया, उस कलेक्शन पे भारत सरकार या कोई भी सरकार कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती। अब आती है मेन बात, जिसमें हम समझेंगे कि किसानों को इससे कैसे लॉस है। देखिए, किसान, मैंने जब बोला तो हमारी किसान की जो लेकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसान जिसकी मैं बात करूँगा वो वैसा किसान है जिसका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो है कृषि। मतलब वो सिर्फ खेती करता है और उसी से वो पैसे कमाता है और कुछ वो नहीं करता। साथ ही साथ उसकी पॉलिटिकल अप्रोच ज़्यादा नहीं है, और क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है तो हम आगे जाके बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था नहीं है। ये हम इस वीडियो में मानेंगे। तो अब बात करते हैं कि किसान को कैसे लॉस होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स यहाँ पर आएंगी जिसको मैं अच्छे से बताऊँगा। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर किसान जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी पर बेचने जाता है, तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी वैसे तो कंसीडर नहीं की जाती, और ना ही कंपनीज इतना कंसीडर करती हैं, क्योंकि एमएसपी से प्राइवेट सेक्टर को भी लॉस है, गवर्नमेंट सेक्टर को हमने बात की, उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी इससे लॉस होगा। कैसे होगा वो जानते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर, देखिए, दो पार्ट में प्राइवेट सेक्टर होता है। एक होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब कि मैं अकेला जाकर के सब्जी ला रहा हूँ खुद के खाने के लिए, तो वो हो गया एक इंडिविजुअल कंज्यूमर। वहीं एक फर्म होती है, फर्म मतलब जो फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई फर्म है। तो ये कंपनीज फूड इंडस्ट्री पर हैं, इसलिए डायरेक्ट किसान पर निर्भर होती है, क्योंकि इनको किसान से अपने जो भी प्रोड्यूस है वो खरीदनी पड़ती है। तो ये होती है फर्म, और वहीं इंडिविजुअल कंज्यूमर होते हैं हम अकेले, जो जाकर के मार्केट से सामान लेके आए। तो अब बात करते हैं कि अगर एक फर्म के बारे में, तो यहाँ पर अगर एक फर्म को लेकर के हम लोग चलें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक फर्म को क्या लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं टमाटो केचप कंपनी का, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक टमाटो केचप की कंपनी हूँ। अब वो कंपनी टमाटर खरीदती थी। सबसे पहले टमाटो केचप, मुझे सॉस बनाना है तो उसके लिए मुझे टमाटर की ज़रूरत होगी, तो वो टमाटर मैं 5 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद रहा था किसान से। अब 5 रुपये पर केजी के हिसाब से मेरे, मान लीजिए 1 लीटर की बोतल बनाने के लिए 2 किलो टमाटर लगते हैं, तो मेरी जो टमाटर की टोटल कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी लगभग 10 रुपये। अब यहाँ मैं उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालूँगा, कुछ नमक, चीनी, इस तरह की चीज़ें डालूँगा, जो कि एडिशनल रॉ मटेरियल मान लेते हैं। ये 10 रुपये का है, ठीक है, हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं। मशीनरी की कॉस्ट, मतलब मुझे वो मशीन में बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, प्लस वहाँ पर अगर फैक्ट्री है मेरी, तो फैक्ट्री में मेरी लाइट भी मैं जलाऊँगा, साथ ही साथ फ़ैन भी चलेगा, मतलब कई सारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो उन सब का अगर बिल वगैरह और सब कुछ मान करके चलें तो मैं 5 रुपये रखता हूँ एक बॉटल के लिए। तो एक बॉटल के लिए जो हमारा टमाटर यूज़ होगा वो 10 रुपये का यूज़ होगा। साथ ही साथ जो हमने प्रिजर्वेटिव्स और एडिशनल रॉ मटेरियल की बात की थी, वो हमारा एक बॉटल के लिए 10 रुपये का यूज़ होगा। इलेक्ट्रिसिटी और बाकी के जो इंडस्ट्री मशीनरी की जो कॉस्ट है, मान लीजिए वो हमने 5 रुपये मान के चली, तो टोटल 25 रुपये में मेरी एक बॉटल बन के तैयार हो रही है। ये होती है जो भी मेरी प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन कॉस्ट आई मेरी 25 रुपये। अब मार्केट में मैं इस बॉटल को बेच रहा था 45 रुपये में,
ठीक है, यहाँ पर मेरा फ़ायदा हो रहा था 20 रुपये का। पर अब MSP आ जाती है। MSP आने के बाद यही जो मेरी एक बॉटल थी, इसके लिए मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए थे, टमाटर की रेट हो गई 20 रुपये। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज़ कर रहे हैं टमाटर की रेट हो गई 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए तो 40 रुपये के हो गए। यहाँ पर मैंने प्रिजर्वेटिव और वो सब डाला था, वो 10 रुपये के थे, और फैक्ट्री की जो मशीनरी कॉस्ट मानी थी वो 5 रुपये थी। तो अब जो मेरे को जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है वो लगभग 55 रुपये की पड़ रही है। मैं अपनी बॉटल, मेरे को पूरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो 55 रुपये की आई, 55 की आई, और मेरी एक बॉटल 45 की थी। तो अब यहाँ पर मुझे 10 रुपये का यहाँ पर मुझे लॉस देखना पड़ रहा है। तो अगर मैं एक सॉस बनाने की कंपनी हूँ, एक इंडस्ट्री हूँ, तो मैं 2 चीज़ करूँगा, या तो अपनी इंडस्ट्री को बंद करूँगा। अब देखिए, इंडस्ट्री बंद होने से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नेगेटिव में जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म होगा। और किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सबसे ज़रूरी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। कई सारे इकोनॉमिस्ट का भी मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर नहीं होगा तो उसके बिना कोई डेवलपिंग इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर मैं इंडस्ट्री बंद करूंगा उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन नेगेटिव में जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर ख़त्म होने लगा तो उससे पूरा नेशनल इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी कि मैं प्राइस बढ़ा दूंगा अपनी बॉटल की। मान लीजिए सॉस की, मेरी जो मैंने केचप बनाया था उसकी 1 लीटर की बॉटल थी, उसकी कॉस्ट अभी तक 45 थी, अब मैं उसकी बढ़ा करके 75 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी 20 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो फिर मैं उसको 75 कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरी प्राइस बढ़ जाएगी। अब देखिए, जैसे ही मैं बॉटल की प्राइस बढ़ाऊंगा वैसे ही मार्केट में जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का बिहेवियर होता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है वो डिमांड थोड़ी कम कर देता है। अगर बॉटल टमाटो केचप की प्राइस मैंने बढ़ा दी तो वो जो डिमांड करेगा उसकी वो डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर डिमांड कम हुई तो डिमांड कर्व अगर हम बनाए प्राइस वर्सेस क्वांटिटी ग्राफ पर, तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। मतलब सीधी साफ बात कहें तो लोग जहाँ पहले मेरी बॉटल 100 खरीद रहे थे वहाँ मेरी बॉटल सिर्फ 50 खरीदेंगे। इससे किसान कैसे इफेक्ट होगा वो देखिए। अभी तक मैं किसान से अपनी, अगर मान लीजिए 100 बॉटल बना रहा था तो उसके लिए मुझे 200 किलो टमाटर चाहिए थे। वहीं अब क्योंकि मेरी डिमांड 50 पर आ गई है, इसीलिए अब जो मुझे टमाटर चाहिए वो सिर्फ 100 टमाटर चाहिए। तो यहाँ पर किसान को 100 किलो टमाटर का लॉस होगा, क्योंकि वो टमाटर मैं खरीद नहीं रहा, तो मार्केट में वो टमाटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि एक नेचुरल कंपोनेंट है, नेचुरल चीज़ है, तो वो या तो सड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर किसान को सीधे सीधे 100 किलो टमाटर का लॉस देखने मिल रहा है। ठीक है, अब जानते हैं फिर मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर हूँ तो देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल कंज्यूमर को सबसे पहले समझाता हूँ। इंडिविजुअल कंज्यूमर आप और हम सब लोग हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है जो जा कर के नॉर्मल जाता है और सब्जी लेकर के आता है और सब्जी अपना जो भी यूटिलाइजेशन है उसका उस हिसाब से यूज़ करता है। हम सब नॉर्मल एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर का मैं बिहेवियर आपको समझाऊँ तो देखिए क्या हुआ। अगर यहाँ पर मैं वही बात बताता हूँ, MSP से पहले मेरी रेट थी 5 रुपये, अब मेरी रेट हो गई 20 रुपये टमाटर की। टमाटर का एग्जांपल लेते हैं, 5 रुपये थी अब 20 रुपये हो गई। कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं, जैसे ही प्राइस बढ़ी वैसे ही डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड है, वो कहता है जैसे ही प्राइस बढ़ती है वैसे ही डिमांड जो है उस क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी चाहिए हमको उस कमोडिटी की, वो कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो जैसे ही प्राइस बढ़ी मेरी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आया। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट समझते हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मैं जाता था मार्केट में और मैं गेहूं और चावल खरीदता था। मान लीजिए गेहूं खरीद रहा था मैं, गेहूं की रेट अभी तक 18 रुपये प्रति किलो थी और अब एकदम से उसकी रेट बढ़ करके और मान लीजिए 50 रुपये हो गई पर केजी के हिसाब से। अब क्योंकि यहाँ पर 18 रुपये की थी और अब 50 हो गई, क्योंकि मेरी इनकम तो कांस्टेंट है, मेरी इनकम नहीं बढ़ी, तो फिर मैं अगर एक कंज्यूमर हूँ, मैं जाऊँगा तो मैं गेहूँ को खाना कम कर दूँगा। मार्केट का एक लाइव एग्जाम्पल समझते हैं। प्याज की रेट बढ़ गई थी तो लोगों ने प्याज खाना कम कर दिया था। उसी तरह टमाटर की भी मैं बात करता हूँ अपने एग्जाम्पल। तो टमाटर 5 रुपये का था, 20 रुपये का हो गया। तो अब यहाँ पर कंज्यूमर शिफ्ट करेगा और कंज्यूमर बोलेगा कि मुझे टमाटर की सब्जी अब थोड़ा कम खाना मैं शुरू करूँगा, क्योंकि टमाटर महंगा हो चुका है, मेरी इनकम कांस्टेंट है। तो टमाटर वो थोड़ा कम खाना शुरू कर देगा, उसकी जगह कोई और चीज़ वो खाना थोड़ा बढ़ा देगा। MSP की वजह से, क्योंकि उसकी रेट बढ़ी, मेरी जो प्राइस थी वो बढ़ी, कमोडिटी की प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो गई। और डिमांड कम होने से क्या नुकसान है वो जानते हैं। देखिए यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व को समझेंगे हम। डिमांड और सप्लाई कर्व क्या है? डिमांड कर्व है जो शो करता है कि कितनी डिमांड थी उस प्राइस पर, और सप्लाई कर्व शो करता है कि कितनी सप्लाई थी उस एक प्राइस पर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा।
अगर इसको हम समझें तो यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई की। मतलब अगर मेरी प्राइस थी x, मतलब जैसे हमने बात की टमाटर की प्राइस थी 5 और वो प्राइस हो गई 20, तो अब मार्केट में अगर टमाटर उतने ही आए लेकिन बिकेंगे कम। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है, लोग सब्सटीट्यूट कर चुके हैं, लोग दूसरी तरफ जा चुके हैं, टमाटर की जगह लोग मान लीजिए कोई और चीज़ खरीद रहे हैं, तो अब टमाटर लोगों के घर में बनना कम हो गए। इसकी वजह से लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट हुए। सब्सटीट्यूट होने की वजह से डायरेक्ट यहाँ पर इफेक्ट आता है डिमांड पर, डिमांड यहाँ पर कम हो गई। अब क्योंकि यहाँ डिमांड कम है लेकिन सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट हो गई एक्सेस सप्लाई की। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक नॉर्मल किसान है, वो मंडी में आता है, वो अपनी सब्जी बेचता है। अब वो वहाँ पर जो सब्जी बेच रहा था, उस सब्जी में मान लीजिए टमाटर है, टमाटर था 5 रुपये का, अब 20 रुपये का हो गया। अब क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई, लेकिन जो किसान है वो उतनी ही सप्लाई लेके आया। जैसे किसान अगर 100 किलो मान लीजिए उगा रहा था, वो 100 किलो ही मार्केट में लेकर के आया, लेकिन क्योंकि प्राइस हाइक यहाँ पर हुई तो डिमांड जो थी मेरी वो कम हो गई। अब डिमांड अगर कम हुई तो मान लीजिए पहले 100 किलो ला रहा था वो 5 रुपये के हिसाब से, तो 5 रुपये के वो पूरे 100 किलो बेच करके जा रहा था, तो मतलब टोटल रेवेन्यू जो हो रहा था उसका वो था 500 रुपये का। अब क्या हुआ, एमएसपी की वजह से 20 रुपये रेट हो गई, लोगों ने सब्सटीट्यूट कर दिया, लोग टमाटर की जगह कुछ और खरीदने लगे, डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस हाइक हुई है यहाँ पर। तो प्राइस हाइक हो गई तो लोगों ने, अब मान लीजिए 100 किलो टमाटर ला रहा था तो लोगों ने सिर्फ 10 किलो खरीदना शुरू किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो 90 किलो थे, क्योंकि 100 किलो लाया, 90 किलो बचे, बाकी के 10 किलो ही लोगों ने खरीदे, तो ये जो 90 किलो है ये है एक्सेस सप्लाई। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने बात की एक नेचुरल कमोडिटी है, एक यहाँ पर कई सारे इस पर नेचुरल इफेक्ट होते हैं। टमाटर जैसे कुछ दिन से ज़्यादा जी नहीं सकता तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो यहाँ किसान को 90 किलो टमाटर का लॉस होगा। अब समझते हैं इसकी पीछे की इकोनॉमिक्स को। देखिए अभी तक वो 500 रुपये कमा रहा था, पर अब क्योंकि 20 रुपये रेट हो गई और वो सिर्फ 10 किलो बेच पाया, तो उसको 2 लॉस हुए। एक लॉस तो हुआ 90 किलो जो बाकी के थे उसका लॉस, क्योंकि उससे उसको ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ, साथ ही साथ उसको वो फेंकना पड़ेगा या कहीं स्टोरेज करवानी पड़ेगी, तो उसका भी खर्चा होगा। और बात की थी हमने कि 20 रुपये के हिसाब से उसने 10 किलो बेचे, तो यहाँ पर टोटल उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, 200 रुपये का। पहले एमएसपी से पहले वो जो 5 रुपये का बेच रहा था उससे उसको 500 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। वहीं अब उसको एक लॉस देखना पड़ेगा 300 रुपये का, क्योंकि एमएसपी आ गई, 20 रुपये की रेट हो गई, 20 की वजह से लोगों ने 10 किलो खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब उसका टोटल रेवेन्यू 200 रुपये। तो यहाँ पर एक नॉर्मल किसान को 300 रुपये का लॉस देखना पड़ा। तो अब हमने सीधी सीधी बात समझी कि यहाँ पर जो एक नॉर्मल किसान है उसको दोनों ही कंडीशन में, प्राइवेट सेक्टर में अगर वो फर्म को बेचता था तो भी, और अगर वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को मंडी में आकर बेच रहा था तो भी, दोनों ही कंडीशंस में प्राइस हाइक की वजह से डिमांड कम हुई। डिमांड कम होने की वजह से सप्लाई क्योंकि ज़्यादा थी और डिमांड क्योंकि कम थी, तो यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट हुई एक्सेस सप्लाई की, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई। अब क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर जो किसान था, क्योंकि नेचुरल कमोडिटी थी, तो कोई भी अगर फसल है वो नेचुरल है और उस पर नेचुरल कई सारे इफेक्ट होते हैं, इसकी वजह से वो ख़राब होकर के, सड़ करके और वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर उसको 2 तरीके के लॉस देखने पड़े। एक तो जो बचा वो, जैसे 90 किलो हमने टमाटर की बात की थी, 90 किलो टमाटर बचे वो, और दूसरा उसको लॉस हुआ 300 रुपये का। तो इसी तरीके से एक जो नॉर्मल किसान है उसको एमएसपी के आने की वजह से बहुत लॉस देखना पड़ता है मार्केट के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर। पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो ये है कि एक नॉर्मल किसान, एक जो छोटा किसान था, उस किसान के लिए एमएसपी बहुत ज़्यादा हानिकारक थी, डेंजरस थी। वो कैसे, वो देखते हैं। तो देखिए हमने देखा एमएसपी के 2 एक्टिव बायर हैं मार्केट में, एक है गवर्नमेंट और एक है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, डिमांड जो की जा रही है एमएसपी की, उसमें भी यही बोला जा रहा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी लगा दीजिए। तो यहाँ पर 2 एक्टिव बायर हो गए, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो एक लिमिटेड ही चीज़ खरीद सकता है, क्योंकि वो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट करता है पीडीएस के थ्रू, फॉरेन एड, तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी खरीद सकता है। लेकिन जो एक ज़्यादा क्वांटिटी कौन खरीद सकता है, तो वो है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी आ जाती है तो उससे इनपुट जो है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि रेट बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की। उसी तरीके से एमएसपी आने से जैसी प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की, तो डिमांड जो है उसकी मार्केट के अंदर, वो मार्केट डिमांड कम होती है। अब मार्केट डिमांड जैसे जैसे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट था, हमने देखा था कि एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी की तरफ लोग शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो उसकी डिमांड थी कमोडिटी की, वो कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज़ हो गई प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से।
यहाँ जो डिमांड डिक्रीज़ हुई, ये डिक्रीज डिमांड की वजह से जो एक नॉर्मल किसान था उसको बहुत ज़्यादा लॉस देखना पड़ रहा था, क्योंकि पहले भले ही वो कम रेट में बेच रहा था पर उसकी ज़्यादा डिमांड थी, जिसकी वजह से उसका जो टोटल रेवेन्यू था वो ज़्यादा था। लेकिन अब जब प्राइस बढ़ चुकी है पर जो उसकी डिमांड है वो कम हो गई, तो अब जो उसका टोटल रेवेन्यू है उसमें डिक्रीज़ हुआ बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मार्केट में जो डिमांड की कमी आई और मार्केट में साथ ही साथ जो एक नॉर्मल किसान था, उस नॉर्मल किसान के लिए जो भी फैक्टर्स थे वो फेवरेबल नहीं थे। मतलब जो अगर वो आ रहा था सेल करने तो वो पूरी चीज़ को अच्छे से सेल नहीं कर पा रहा था मार्केट के अंदर। किसान को सच में खड़ा करना है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देख, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, एक प्राइवेट फर्म या कोई प्राइवेट इंडस्ट्री जो फूड इंडस्ट्री होती है वो आकर के सीधे कॉन्ट्रैक्ट करती है छोटे फार्मर के साथ कि हम तुम्हारी फसल खरीदेंगे, तुम इतनी फसल उगाओ। इसमें कैसे फ़ायदा होता है वो देखिए। यहाँ पर हमने बात की थी सप्लाई कर और डिमांड कर की, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके अंदर सप्लाई और डिमांड एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, मतलब जितनी सप्लाई गई उतनी ही डिमांड। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था टमाटर का, तो वो जो टमाटर थे वो मार्केट में, मान लीजिए मैं आकर के सीधे फार्मर से बोलता हूँ कि मुझे 100 किलो टमाटर चाहिए, और टमाटर भी जो उगाए जाते हैं, मतलब जो किसान जो खेती करता है टमाटर की वो भी 100 किलो उगाता है, तो यहाँ पर किसान को कोई एक्सेस सप्लाई की कंडीशन नहीं हुई, जिसकी वजह से जो किसान था उसको लॉस कम होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो एक छोटे किसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे किसान को पहले ही पता होता है कि कितनी सप्लाई मुझे देनी है, कितनी डिमांड है। इससे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होती है और जो नेट प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ता है साथ ही साथ। तो इससे छोटा जो किसान है वो बढ़ा सकता है अपनी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो एक छोटे किसान के लिए बहुत प्रॉफिटेबल कंडीशन है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।